लो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे, मैं हूं प्रोफेसर सुनील भाटिया। बेटा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे बनाए हुए लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं और आप इसी तरीके से कंटिन्यूस मेरे लेक्चर में होना चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे बेटा। मैं पूरी की पूरी सीरीज बना रहा हूं चैप्टर के ऊपर, तो कोई भी बेटा बोर्ड का स्टूडेंट हो या IIT जेईई का स्टूडेंट हो, किसी से भी बेटा वो कोई भी कंटेंट नहीं छूटेगा। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा मैट्रिक्स चैप्टर को, यानी कि मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं मैट्रिक्स सीरीज को। बेटा जो है मेरा आज है मेरा लेक्चर नंबर 1। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, मैट्रिक्स क्या होती है, कैसे दिखती है, इतने सारे क्वेश्चंस के को आंसर देंगे एंड देन उसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है बेटा, क्लास 12 के लिए रेलिवेंट है बच्चे। चलते हैं बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज मैट्रिक्स। तो बेटा आंसर ये है व्हाट इज मैट्रिक्स का। अ मैट्रिक्स इज rectangular arrangement of numbers in which element have no relationship RELATION relationship between them। बेटा नंबर्स को हम एलिमेंट भी बोल देते हैं, तो एलिमेंट वही है बच्चे यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या मतलब है बच्चे, ध्यान से देखना। सपोज कर लो बेटा मैं हूं कोई बंदा है ए, इसके मैंने ना मार्क्स लिखे, मैंने क्लास 11th एंड क्लास 12th के मार्क्स लिखे। मार्क्स मैंने लिखे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ के। मैंने इन 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे। मैंने कहा जो ए है वो 11th क्लास में बच्चे 45 फिजिक्स में लेकर आया था, 12th में ये 65 लेकर आया है, केमिस्ट्री में इसके 57 थे, यहां पर इसके 62 हो गए, मैथ में इसके 60 थे, यहां पर ये मार्क्स 72 हो गए। तो बेसिकली ये डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स और डिफरेंट क्लास के हैं। अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में बंद कर लूं तो सिंपली ये जो मेरी बन जाएगी इसे बोलेंगे हम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो दिस इज माय मैट्रिक्स। बस बेटा अगर आप पूरी डेफिनेशन को पढ़ो तो मैट्रिक्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर है, कि आगे नंबर लिखने का एक तरीका है जहां पे एलिमेंट की कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस 45 का आपस में किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये 45 आपको इंडिविजुअली एक अलग इंफॉर्मेशन दे रहा है। सिमिलरली कुछ और बेटा एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से बी। बेटा बी में मैंने ये दिखाया कि मेरी जनवरी, फरवरी, मार्च, ये मैंने सेल्स दिखाई फर्स्ट क्वार्टर की। मैं इस ब्रैकेट को फिलहाल नहीं लिखता। बेटा मैंने सेल्स दिखाई इस क्वार्टर की, तो मैंने दिखाया पहले बार जनवरी मेरी 1000 की सेल हुई, फरवरी में 2000 की, मार्च में 3000 की सेल हुई। अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में क्लोज कर लूं तो देन दिस बी इज कॉल्ड सिंपली, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, आपका एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर बेटा मैं और बात करूं, मैं एक सी मैट्रिक्स की बात कर लूं, बेटा यहां पे 2 बच्चे हैं, एक बच्चे हैं बेटा राम और एक बच्चा है मोहन। राम के बेटा मैथ में कितने नंबर आए और इंग्लिश में कितने नंबर आए, फिर हम मोहन के भी देखेंगे। तो राम के बेटा इंग्लिश मैथ में 72 आए, इंग्लिश में 62 आए, जबकि मोहन के बेटा यहाँ पे 60 और यहाँ पे 77 आए। अगर इस इंफॉर्मेशन को भी मैं ब्रैकेट में क्लोज कर लूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसके अंदर एलिमेंट शो करे जाते हैं। अरेंजमेंट का मतलब एलिमेंट्स को या नंबर्स को लिखने का तरीका कि किस तरीके से लिखे जा सकते हैं। जैसे मैं 11th वाला नीचे कर दूं, 12th वाला ऊपर कर दूं, या फिजिक्स केमिस्ट्री लेफ्ट में ले आऊं ऊपर ले आऊं, तो दीज आर द ऑल द अरेंजमेंट, किस लिखने के मतलब पॉसिबल तरीका। तो अगर मैं बात करूं कि जितने तरीके से भी आप उन एलिमेंट को लिख सकते हैं, अगर उसको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे तो आपकी जो शेड्यूल मतलब जो शेप आएगी, आपका जो सिचुएशन होगी, उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। आई होप बेटा आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी। चलते हैं बेटा आगे, क्या बोला हुआ है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर का मतलब होता है बेटा, ऑर्डर का मतलब होता है वे, स्ट्रक्चर, रूप रेखा कह सकते हो, तरीका
ये सारे मतलब होते हैं कि एक मैट्रिक्स का क्या वे है, किस तरीके से लिखा जा सकता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो दिखने में कैसी दिख रही होगी, उसकी रूपरेखा कैसी है, वो किस तरीके से लिखी जाती है। तो जो भी है बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो बताते हैं, इसके रो और कॉलम बताते हैं, रो एंड कॉलम। तो बेटा रो और कॉलम मिलके हमारे को एक मैट्रिक्स का ऑर्डर बताते हैं। ऑर्डर का मतलब मैंने समझा दिया बच्चे की वे स्ट्रक्चर, यानी कि एक मैट्रिक्स है वो दिखती कैसे है, सिंपल सी बात है। तो वो कौन बताएगा, रो और कॉलम। तो हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को कुछ ऐसे शो करते हैं कि हमने कहा कि रो क्रॉस कॉलम, स्पेलिंग गलत हुई, COLOUM, रो क्रॉस COLOUM। तो यानी कि बच्चे मैट्रिक्स क्या है बेटा, रो क्रॉस कॉलम का एक अरेंजमेंट है, जहां पर रो को प्रेजेंट किया जाता है M से, कॉलम को प्रेजेंट किया जाता है N से, तो ये क्या बन जाता है, N क्रॉस M। तो बेटा आइए देखते हैं। अच्छा इसमें सबसे पहली बात बता दूं बेटा, जब हम अपने इस तरीके से सिचुएशन को देखेंगे तो इसे बोलते हैं, इस तरीके से सिचुएशन को बोलते हैं रो। आप अगर यहाँ पे रो की, जैसे हम ड्रॉअर में देखते हैं, फर्स्ट रो में देखो, सेकंड रो में देखो, अपने डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हमारे पास फर्नीचर कई बार होते हैं तो उसमें हम रो बना देते हैं, या फर्स्ट रो, सेकंड रो, बड़ा कॉलम है, बड़ा बड़ा खाना है तो उसमें डिफरेंट रोज बना देते हैं। इसी तरीके से बेटा कॉलम की बात करें तो कॉलम जो है ना वो ऐसे दिखते हैं। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कॉलम, ये जो है बेटा कॉलम का स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं बेटा, हमने कुछ मैट्रिक्स बनाई है, तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इस मैट्रिक्स के अंदर मैं ग्रीन पेन लेता हूं। मैंने कहा इसके अंदर एक रो ये रही, जिसे हम रो 1 बोलेंगे, एक रो ये रही, इसे हम रो 2 बोलेंगे। ये बेटा कॉलम 1, ये C1, ये बेटा कॉलम 2 C2, ये बेटा कॉलम 3 C3। तो बेटा अगर इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये मैट्रिक्स कैसे दिखती है, ये मैट्रिक्स दिखती है 2x3 की तरह, यानी कि 2 रो 3 कॉलम। अगर इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इसके अंदर बेटा 1 2 3, यहाँ पे 3 रो है मेरे पास और एक कॉलम। तो ये मैट्रिक्स कैसे दिखती है, 3 रो 1 कॉलम से। ये मैट्रिक्स कैसे दिखती है बेटा, 2 रो है इसके अंदर और 2 कॉलम है। तो हर किसी का मैंने एक स्ट्रक्चर पता चल गया, एक लिखने का तरीका पता चल गया, या एक रूपरेखा पता चल गई, या मैं ये कहूं कि एक मैट्रिक्स कैसे दिखती है, ये मैट्रिक्स कैसी है, अगर उसको बताया जाए तो ये 2x3 की मैट्रिक्स है, 3x2 की मैट्रिक्स है, 1x1 की मैट्रिक्स है। इतनी सारी, मतलब ये सारे तरीके से हम बात करते हैं। आगे बात करता हूं बेटा इसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। मैं फिलहाल बेटा इनको रफ करता हूं क्योंकि इनका काम हो गया खत्म। अब बच्चे मैं यहां पे बात करूं कि मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स के प्रेजेंटेशन की बात करूं तो मैं ये कहूंगा सबसे पहले, मैट्रिक्स ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। कोई भी मैट्रिक्स बेटा कैपिटल लेटर के थ्रू ही डिनोट करी जाती है। सेकंड थिंग इज इट्स एलिमेंट रिप्रेजेंट बाय स्मॉल लेटर। और कभी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर अल्फाबेट्स हैं तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर से। फॉर एग्जांपल जैसे एक मैट्रिक्स है ए और इसके अंदर 4 एलिमेंट है ABCD। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर है बेटा 2x2 का। उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक की बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, ये हम रो और कॉलम से पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, अगर सिंपल है, रो को मैंने क्या बोला, रो को मैं बोला है कि इसको m बोलेंगे, इसको n बोलेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर है हम उसको m क्रॉस n के थ्रू आइडिया लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इस वाली के अंदर बात करूं, मैंने कहा इस वाली के अंदर 6 एलिमेंट है, जो ए मैट्रिक्स दिख रही है आपको। इसके अंदर अगर 6 एलिमेंट है तो 6 एलिमेंट को अगर इसके ऑर्डर के पास जाए तो 2 3 जा 6, तो यानी कि यहां पर क्या आ गए बेटा, 6 एलिमेंट आ गए। अगर मैं बी मैट्रिक्स की बात करूं तो इसका ऑर्डर है 3x1, यानी कि 3x1 के हिसाब से 3 इंटू 1 का लगाए तो 3 एलिमेंट होंगे। अगर आप अंदर भी देख पा रहे हो बच्चे तो अंदर भी आपके 3 ही एलिमेंट है। अगर आप यहां पे देखो सी मैट्रिक्स को बच्चे, तो सी मैट्रिक्स की बात करूं तो इसके अंदर 4 एलिमेंट है और 2x2 का रिजल्ट भी बेटा 4 आता है।
तो इसका मतलब अगर मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स का आइडिया लेना है तो मैं सिंपल उनके ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, या ठीक है ना, जो भी आपके मॉडल्स दे रखे हैं हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी बेस पे एक क्वेश्चन लिया है बेटा कि अगर मेरे पास 12 एलिमेंट है तो मैं कितने पॉसिबल ऑर्डर बना सकता हूं। अब बेटा ध्यान रखना, जितने भी आपके ऑर्डर बनेंगे ना, उन ऑर्डर में रो और कॉलम जैसे भी आप शो करोगे कि आप कुछ रो लिखोगे कुछ कॉलम लिखोगे, ठीक है, उन दोनों का रिजल्ट ये है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए। अब देखो मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं, मैं ये कह रहा हूं बेटा कि मैं एक ऐसी मैट्रिक्स बना सकता हूं जिसमें 12 रो, ये m है ये n है, यानी कि रो और कॉलम, जिसमें 12 रो, मैं इसको वैसे लिख देता हूं, और एक कॉलम हो, इसका रिजल्ट भी बेटा कितना आएगा, 12 ही आएगा। या मैं एक ऐसी मैट्रिक्स लिख सकता हूं जिसमें 6 रो 2 कॉलम हो, तब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, 12 आएंगे। मैं एक ऐसी मैट्रिक्स लिख सकता हूं जिसमें 4 रो 3 कॉलम हो, तब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, 12 आएंगे। एंड इसका अपोजिट, यानी कि बेटा मैं यहां पे रो लिख रहा हूं और यहां पे कॉलम लिख रहा हूं, तो यानी कि बेटा मैं एक रो 12 कॉलम के थ्रू भी 12 एलिमेंट ला सकता हूं, दो रो 6 एलिमेंट के थ्रू भी मैं बेटा 12 एलिमेंट ला सकता हूं, 3 क्रॉस 4 के थ्रू भी बच्चे मैं 12 एलिमेंट ला सकता हूं। तो यहां से मुझे क्या सीखने को मिला, यहां से मेरे को बेटा मेरे को सीखने को यह मिला कि अगर 12 एलिमेंट है तो मैं 6 डिफरेंट तरीके की मैट्रिक्स को बना सकता हूं। यही रिजल्ट मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन का ही, ये ऊपर वाले जो भी हमने डिस्कशन करा उसी से रेलिवेंट ये क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एंड एड्रेस ऑफ, या ऑब्लिक बेटा एड्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स एलिमेंट। किसी भी मैट्रिक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होती है, ये होता है ए, इसके एलिमेंट को दिखाया जाता है ए आई जे, और बाहर लगाते हैं हम एम क्रॉस एन। एम क्रॉस एन ये तो आपको पता है बेटा, ये ऑर्डर को शो करता है। ए आई जे क्या शो करता है, ये एलिमेंट के एड्रेस को शो करता है। क्या शो करता है बेटा, एलिमेंट के एड्रेस को, जिसमें से आई रिप्रेजेंट करता है रो को एंड जे रिप्रेजेंट करता है बेटा आपके कॉलम को। तो आइए बेटा मैं एक रफ मैट्रिक्स ड्रॉ करता हूं जिसके ऑर्डर जो होगा बेटा 2 क्रॉस 3 होगा। तो मैंने कहा इसको मैंने शो करा ए से, बाहर बेटा इसको बंद करा, 2 रो 3 कॉलम होंगी, तो मैंने इसको बच्चे बंद करा, इसको भी बेटा बंद करा बाहर। यहां पे 2 क्रॉस 3 है। एलिमेंट को अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखे जाते हैं, ए आई जे, और आई और जे की वैल्यू पुट करी जाती है। तो मैं यहां पे आया, मैंने कहा यहां पे हमारे पास ये फर्स्ट रो है, यानी कि आई क्या है, आई रो है, हाँ ये फर्स्ट रो है, और फर्स्ट रो का ये क्या है, फर्स्ट कॉलम है। सिमिलरली बेटा अगला होगा A12, यानी कि ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है। सिमिलरली ये क्या होगा बेटा, A13, यानी कि फर्स्ट रो का ये थर्ड कॉलम है। ये हो जाएगा बेटा A21 यानी कि ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है। ये हो जाएगा बेटा A22, यानी कि सेकंड रो का सेकंड कॉलम। ये हो जाएगा बेटा A23, यानी कि सेकंड रो का थर्ड कॉलम। तो बच्चे अब मैं यहां पे बात करूं तो मैंने एक रफ मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करी जिसमें जितने भी एलिमेंट है उनको ए आई जे के थ्रू शो करा है। अब मैं यहां पे इनको एड्रेस क्यों बोल रहा हूं, तो अगर जैसे इससे बात करो, इस एलिमेंट से मैं A12 को उठाता हूं, मैं पूछता हूं भैया तू किस जगह पर है, तो ये मेरे को सिंपल बोलेगा कि सर मैं है ना फर्स्ट रो पर हूं, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम पे मैं खड़ा हूं। जस्ट लाइक बेटा पहली गली में दूसरा घर, दूसरी गली में तीसरा घर, सिमिलरली पहली मतलब पहली रो में दूसरा कॉलम है, वहां पर मैं मतलब वो मेरा एड्रेस है, मैं जो है उस जगह पर पाया जाऊंगा। तो दैट्स वाई मैंने इसको एलिमेंट एड्रेस के नाम से भी शो करा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, इससे बातें और समझ में आएंगी बेटा। मैं यहां पे क्वेश्चन लिखता हूं, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स whose  element are
ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, यानी कि जो उसके एलिमेंट है, अच्छा कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 3x2, बेटा मैंने ये लिखना भूल गया, यानी कि बच्चे मेरे को बोल रहा है आप एक ऐसी मैट्रिक्स ड्रॉ करो जिसके एलिमेंट तो ठीक है ए आई जे जो भी होंगे, जिसका 3x2 होगा, यानी कि 3 रो होंगे और 2 कॉलम होगा। तो इसका मतलब बेटा 3 रो 2 कॉलम, इसको हम कैसे देखा जाए? तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करता हूं एक रफ मैट्रिक्स को। तो बच्चे रफ मैट्रिक्स कैसे बनेगी? मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर 3 और 2 6 एलिमेंट आएंगे, तो 3 रो 2 कॉलम के ऊपर मैंने एक रफ मैट्रिक्स बनाता हूं, जिसके अंदर बेटा एक एलिमेंट आएगा A11, एक एलिमेंट आएगा A12, एक एलिमेंट 21, एक एलिमेंट 22, एक एलिमेंट 31 और एक एलिमेंट 32। तो यानी कि बच्चे उसके अंदर जो 6 एलिमेंट आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे, जहां पे A11 का मतलब है मैं फर्स्ट रो पे फर्स्ट कॉलम पे हूं, A12 का मतलब है बेटा मैं फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम पर हूं, 2 ही कॉलम है इसलिए मैं इसके अंदर आगे नहीं जा सकता, दैट्स वाई बेटा मेरे को आगे नीचे आना पड़ेगा। तो एक रफ मैट्रिक्स जो है ए आई जे के थ्रू ऐसे बनती है। अब ये कहता है कि ए आई जे यानी कि जो भी एलिमेंट है वो आपका ए आई और जे को ऐड करके आ जाएगा, यानी कि जो भी उनका एड्रेस है उन जैसे 1122 उनको ऐड करके आ जाएगा। तो इसका मतलब A11 का रिजल्ट क्या होगा? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, A12 का रिजल्ट होगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, A21 का रिजल्ट होगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, A22 का रिजल्ट होगा बेटा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, A31 का रिजल्ट होगा बेटा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 एंड A32 का रिजल्ट होगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। बस बेटा इतनी सी चीज वो मेरे को बोलता है, तो यहां से मैं कहूं मेरी एक मैट्रिक्स बन गई जिसमें 2 3 3 4 4 5 ये रिजल्ट्स मेरे सामने आएंगे। आशा करता हूं बेटा आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं बेटा आगे। आपको बेसिक सारे मैंने बता दिए कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर और एलिमेंट का क्या रिलेशन होता है, मैट्रिक्स कैसे दिखाई जाती है, एंड साइमल्टेनियसली जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो मैट्रिक्स एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखी जाती है। आगे चलते हैं बेटा। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स की, यानी कि बेटा आप जब अपने पूरे मैट्रिक्स चैप्टर को पढ़ोगे तो ये डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स आपको नजर आएंगी। देखते हैं बेटा क्या है मैट्रिक्स। सबसे पहले है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? जहां पे नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, डेट इज बेटा रो और कॉलम का मतलब है m इज इक्वल टू n हो, तो ये क्या होगी मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान देखो बेटा इसका ऑर्डर क्या है 2x2, ये भी मेरी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। बी क्या है बेटा 3x3, ये भी मेरी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं बेटा एक और बनाऊं सी जिसके अंदर मैं सिर्फ 5 लिख दूं, तो ये इसके अंदर भी बेटा 1x1 एक रो और एक ही कॉलम है, तो ये भी मेरी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की पहचान होती है रो और कॉलम जो है बराबर हो। और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का आइडिया भी लेना हो तो बेटा आप देख सकते हो जो बेटा एक स्क्वायर शेप में नजर आती हो, और स्क्वायर शेप में तभी नजर आएगी जब वो सारी तरफ से क्या हो, बैलेंस हो। ये एक रफ लॉजिक से भी आप इस चीज को समझ सकते हो। आगे चलते हैं बेटा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। इसके अंदर एक कॉलम होता है, रो जितनी मर्जी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा 1 और 2, यहां पे लिखा ए बी सी डी, यहां पे दिखाया बेटा ए ई आई ओ यू। ये बेटा सारी की सारी मैट्रिक्स है जिसको मैंने ए बी एंड सी नाम दिया बच्चे। अब बच्चे यहां पे ध्यान से देखो, इसके अंदर 2 रो एक कॉलम है। रो जो हम ऐसे चलाते हैं, कॉलम को ऐसे बोलते हैं, तो 2 रो एक कॉलम। तो बेटा इसके अंदर क्या हो गया? इसके अंदर बच्चे आपका हो गया 4 रो एक कॉलम। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर 4 रो और एक कॉलम हो गया। अगर आप बेटा सी में जाओ तो ये क्या हो गया? 5 रो और एक कॉलम। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास नंबर ऑफ रो जो होते हैं, इसके आगे मैं लिख देता हूं एंड एनी नंबर ऑफ रोज। ठीक है, रो के कितनी भी नंबर्स हो सकते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा रो मैट्रिक्स जस्ट अपोजिट टू, हाँ किसके? कॉलम मैट्रिक्स में। कॉलम मैट्रिक्स में हमने क्या देखा बेटा? कॉलम मैट्रिक्स में तो हमने ये देखा ना कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि हम
कॉलम सॉरी हाँ कॉलम मैट्रिक्स की कि एक कॉलम होगा तो रो मैट्रिक्स के अंदर भी क्या होगी बेटा, एक ही रो होगी। तो देखो बेटा, जैसे अ मैट्रिक्स हैव एनी वन एंड कॉल्ड रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम। जैसे यहां पे एक मैट्रिक्स ले रखी है, अगर मैं इसका ऑर्डर बताऊं तो इसके अंदर बेटा ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, तो 3 कॉलम है और एक रो है, तो 1 क्रॉस 3 हो गया। सिमिलरली बेटा मैं बी बनाता हूं, बी के अंदर बच्चे मैं लिखता हूं 1 2, तो बेटा ये क्या हो गया मेरे पास बच्चे, मेरे पास हो गया ये कि मेरे पास एक रो और 2 कॉलम है। तो ये क्या बना बेटा मेरा, एक रो और 2 कॉलम। अगर मैं बच्चे आपको सी बनाऊं, ए ई आई ओ यू, तो ये बन जाएगा बेटा आपका 5 रो, ओ सॉरी 1 रो 5 कॉलम। तो कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स आपको अंदर देखने को मिल सकती हैं। आगे चलते हैं, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स एवर बेटा, डबल हाईलाइट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। ये कहता है कि सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जो कि होगी बेटा इस ए आई जे वगैरह इज कॉल्ड द आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स इफ दिस सिचुएशन इज प्रिवेल। इसका मतलब है बेटा कि अगर आपके पास जब आई और जे बराबर नहीं होता, आई और जे बराबर नहीं होता, तो देखो मैं आपको एक रफ मैट्रिक्स जो हमने बनाई थी, यहाँ पे जैसे 6 एलिमेंट थे, तो यहाँ पर बेटा जो पहले वाले में था, यहाँ पे क्या था, आई और जे बराबर है। इसी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। दूसरे वाले में क्या था, आई जे से छोटा है, तीसरे वाले में आई जे से छोटा है, यहाँ पे बेटा जे जो है आई से बड़ा है, यहाँ पे जे और आई आपस से बराबर है, यहाँ पे आई छोटा है जे से। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो यही बात वो यहाँ पर कर रहा है, वो ये कह रहा है बच्चे कि अगर आई और जे जब बराबर नहीं है तो हमारे सामने वो एलिमेंट क्या होंगे, वो जीरो होंगे। और जब ए आई आई जो है आपस में बराबर है, यानी कि जहां पे पहला नंबर और दूसरा नंबर बराबर है, वहां पर क्या होगा बेटा, 1 होगा। तो देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे हमारे को कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो अगर मैं 2 क्रॉस 2 में बात करूं तो ये A11 A12 A21 और A22। तो बच्चे ये 4 मेरे को मैट्रिक्स दे रखी है। इस 4 मैट्रिक्स की सॉरी इस 4 एलिमेंट में ये क्या है बेटा, आई दोनों क्या है, बराबर हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जब ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि आई 1 है बेटा, जे क्या है 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। आई A21 भी बेटा आपस से बराबर नहीं है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। एंड A22 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि आपस से बराबर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो बेटा 2 क्रॉस 2 के अंदर हमारी मैट्रिक्स ये होती है, 3 क्रॉस 3 के अंदर ये होती है। आई को बेटा जब मैं 2 लिख दूं तो अब इसका मतलब होता है कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब मैं आई को 3 लिख दूं तो इसका मतलब है 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं बच्चे, क्या लिखा है एक बार उसको पढ़ लें। इन अदर वर्ड, a square matrix each of whose diagonal element is unit and each of whose non-diagonal element is equal to 0 is called the identity or a unit matrix। यानी कि जो डायगोनल है बेटा, डायगोनल का मतलब जब हम स्क्वायर बनाते हैं तो हमारे स्क्वायर के अंदर डायगोनल्स होते हैं। इसमें बेटा होता क्या है कि हमारे पास, अब इसमें होता यह है कि जैसे हमारे स्क्वायर बनाया, स्क्वायर के अंदर भी क्या है बेटा, डायगोनल है, एक ये डायगोनल होता है और एक ये डायगोनल होता है। तो मैट्रिक्स के अंदर हम है ना सिर्फ इसी डायगोनल की बात करते हैं, इसी को हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं कि प्रिंसिपल, ये मेरा प्रिंसिपल डायगोनल है बेटा, ठीक है। तो इसने ये बोला कि जो आपका डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होगा और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होगा, हाँ वो क्या होगा बेटा आपका 0 होगा। तब आइडेंटिटी और यूनिट क्यों बोलते हैं बेटा, सबसे पहले इसके आइडेंटिटी के नाम पे चलो। अगर आपने बेटा रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा है, उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन आता है जो नंबर्स के बीच में ऑपरेट करता है, उसके अंदर एक आइडेंटिटी एंड वो होती है, प्रॉपर्टीज होती है। यानी कि बेटा मैट्रिक्स मतलब हर कोई नंबर्स के अंदर, जैसे अलजेब्रा के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर प्रेजेंट होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट की खासियत ये होती है कि उसके साथ आप ऑपरेट करो तो आपके रिजल्ट वही आएगा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है। तो यानी कि बच्चे ये मैट्रिक्स जो है ये आई है,
तो इस मैट्रिक्स के साथ अगर आप ऑपरेट करते हो तो ये आपको एक आइडेंटिटी मतलब क्या कहते हैं एक जो वही रिजल्ट देगी, यानी कि एज अ आइडेंटिटी ये काम करती है। जैसे काम होगा इसका आगे और ज्यादा बताया जाएगा। दूसरी बात बेटा, यूनिट मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स इसलिए बोलते हैं, इट वर्क एज अ वन फॉर अ मैट्रिक्स। आप इस लाइन से बेटा काफी कंक्लूजन निकाल सकते हो इन दोनों वर्ड्स के कि आइडेंटिटी एंड यूनिट का मतलब क्या होता है। कि ये मैट्रिक्स है ना, जैसे अलजेब्रा में वन काम करता है, तो बेटा जब अलजेब्रा में मेरा वन काम करता है, तो मैं अगर मैट्रिक्स की बात करूं तो मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो एज अ वन काम करती है। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं बच्चे, आगे है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, सुने। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल होगी अगर अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n having d1 d2 as a diagonal element and denoted by d d d d, अगर इसमें ओके डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर n क्रॉस n ही हो सकता है बेटा, यानी कि सेम एलिमेंट की बात कर रहा है। आई थिंक बेटा डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो ये डायगोनल है एंड वन, लेट्स से बेटा ये प्रिंसिपल डायगोनल है 1 3 4, अगर बेटा मैं इस डायगोनल की वैल्यू जो है, डायगोनल को छोड़ के बाकी अदर एलिमेंट्स अगर आपके जीरो हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। जैसे ये क्या होगी बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। बी क्या हो गया बेटा, इसको जैसे जैसे यहाँ पे लिखा 5 10, यहाँ पे 0 0, तो ये भी क्या होगी बेटा, एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, जिसका मतलब है सिर्फ डायगोनल में वैल्यू है और कहीं पर भी वैल्यू नहीं है। और जब भी डायगोनल में वैल्यू होती है तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं उनकी वैल्यूज को d1 d2 d3 नोट किया जाता है। और जब फाइनली जब हम कभी भी इसको देखते हैं, जैसे मैं इसके अंदर बात करूं सी, तो सी जो है बेटा, अगर यहाँ पे इसको ऐसे दिखाएंगे, ये d1 d2 d3, ये क्या हो जाएगा बेटा, 0 0 0 0 0 0। तो हम इस तरीके से को डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे डायगोनल को d1 d2 d3 नाम दे दिया जाता है। और इसका एक स्पेसिफिक नाम और है, डायगोनल d1 से लेके dn। तो कभी आपको ऐसे लिखा आ जाए बेटा diag, ठीक है, d1 d2 d3 से लेके dn, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहा है। और डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल है उसका पहला एलिमेंट कौन सा है, जैसे यहाँ पे 1 है तो वो क्या होगा d1, जैसे यहाँ पे 3 है तो दूसरा क्या होगा d2, जैसे यहाँ पे 4 है तो तीसरा क्या होगा आपका d3 हो जाएगा। तो बेटा बस सिंपल सी बात है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल डायगोनल है वहां पर एक वैल्यू कुछ वैल्यूज होती हैं, बाकी अदर्स क्या होती है, वो जीरो होती है। आगे बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का एक रूप है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल्स आर इक्वल, अगर सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे यहां पर अगर आप देखो तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, 2 2 2 है। अगर मैं आपको बी के थ्रू दिखाऊं तो यहां पर क्या है, 5 0 0 5, तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है बेटा, आपके बराबर है। अगर आपको उसको वैसे दिखाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो मैं यहां पे इसको लिखाऊंगा d1 लिखा है, तो बच्चे यहां पर भी क्या होगा d1, बाकी अदर एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0। और अगर इसको ऐसे दिखाया जाता है डायगोनल diag, अगर इसको बेटा ऐसे दिखाया जाता है डायगोनल डी 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 डैश डैश डैश, या सिंपल है बेटा diag, डायगोनल को सिर्फ डी लिख दिया जाता है, तो भी बेटा इसका मतलब है कि ये स्केलर मैट्रिक्स है, जहां पे डायगोनल की वैल्यूज क्या होती है, सिंपल आपका कोई ना कोई जो भी वैल्यू होगी हर जगह क्या होगी, इक्वल होगी। बच्चे अब तो क्वेश्चन स्टार्ट है, उससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कंक्लूजन दे दूं। तो बच्चे जो हमने डायगोनल के ऊपर 3 मैट्रिक्स अलग एक तरीके से देखी है, पहला है बेटा डायगोनल मैट्रिक्स खुद में, दूसरा है बेटा स्केलर मैट्रिक्स, तीसरा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स कहती है कि मेरे अंदर है ना एक डायगोनल की एक वैल्यू होगी, वो सारी वैल्यूज अलग भी हो सकती हैं, कोई भी दो वैल्यू तीन वैल्यू आपस में बराबर हो सकती है, बट ठीक है तीनों इक्वल नहीं होगी। स्केलर कहती है कि मेरा d1 d2 d3 सारा आपस में बराबर होगा। आइडेंटिटी कहती है कि जो मेरा डायगोनल है ना, आपका d1 हो d2 हो d3 हो, वो सारी वैल्यूज किसके बराबर होंगी, 1 के। तो अगर हम आइडेंटिटी को बोला जाए इज अ स्पेशल केस ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स, जहां पे डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आशा करता हूं बेटा आपको इस समझ में आया, एक छोटा सा कंक्लूजन या समरी। आगे देखते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है? A matrix whose elements are zero is called a null matrix और जीरो मैट्रिक्स, यानी कि नल मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स ही बोला जाता है। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, दिस एंड दिस आर नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 एंड 2x3, यानी कि इसके ऑर्डर क्या है, 2 रो 2 कॉलम, इसके ऑर्डर क्या है, 2 रो 3 कॉलम। तो बेसिकली नल मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स ही बोलते हैं। इसको एक कैपिटल ओ के थ्रू शो किया जाता है, बड़े ओ के थ्रू, और इसका मतलब है कि इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स क्या हैं बेटा, आपके सारे एलिमेंट्स आपके क्या हैं बच्चे, जीरो हैं। अब सारे एलिमेंट जीरो हैं तो ये किस काम आती है? अच्छा दूसरी बात, इसका ऑर्डर कुछ नहीं होता, इसके ऑर्डर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसके ऑर्डर पे कोई भी चिंदी भर भी बेटा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसी मर्जी चाहे आप अपनी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, जैसे ये भी आपकी जीरो मैट्रिक्स है, ये भी आपकी बेटा जीरो मैट्रिक्स के अंदर क्लासिफाई होगी। मेन पर्पस क्या होता है बेटा? मेन पर्पस ये होता है जब हम मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं तो हमारे सामने जब कैपिटल ओ लिखा जाता है तो कैपिटल ओ का मतलब होता है इसके अंदर सारी जीरोस आएंगी। अब इसका ऑर्डर कैसे होगा? क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, तो जैसा हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा वैसा ही हम अपना राइट हैंड साइड को बना लेंगे। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा मैं आपको करके दिखाऊंगा। फिलहाल बेटा नल मैट्रिक्स का एग्जांपल जो मैंने समझा दिया। अब देखते हैं बेटा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कुछ नहीं है बेटा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है एक ट्रायंगल जैसी शेप दिख रही होगी। अब शेप का मतलब ये नहीं है कि बेटा बिल्कुल ट्रायंगल ही होगा, एलिमेंट्स जो है बेसिकली एक ट्रायंगुलर शेप में होगी। तो ध्यान से देखो, अपर ट्रायंगुलर का मतलब जो एलिमेंट्स है ना, ऊपर की साइड जो भी एलिमेंट्स है वो एक ट्रायंगल बना रहे होंगे। देखो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे जीरो, यानी कि बेटा ए आई जे जितने भी एलिमेंट है वो जीरो फॉर और ए जब आई ग्रेटर देन जे, यानी कि जब आई जे से बड़ा होता है तो जो भी एलिमेंट होगा वो जीरो होगा। अब इस मैट्रिक्स को देखो तो बेटा इस मैट्रिक्स के अंदर A11 A21 A31 एंड A41, तो इस पहले वाले को छोड़ दे तो बाकी तीनों में क्या है, जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे से बड़ा है तो वो क्या है, जीरो। दस इन अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो, तो मेन डायगोनल एलिमेंट के नीचे जितने भी चीजें होती है वो जीरो होती है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये मेन डायगोनल है, इसके नीचे सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो जीरो होते हैं। बाय डेफिनेशन हम ये बताते हैं कि आई जब जे से बड़ा हो तो वो क्या होगा, जीरो होगा। बस बेटा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये। अब टू 3x3 में भी दिखा देता हूं बेटा। लेट्स से ये 1 2 3 है तो इसके नीचे के एलिमेंट जीरो होंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5 4 2। अगर बेटा 2x2 में देखना है तो प्रिंसिपल डायगोनल हो गया 7 और 10, इसके नीचे वाला जीरो और यहाँ पर हो गया ये 1। आगे चलते हैं बेटा, फिर है हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जस्ट लाइक सिमिलर कि अब जो एलिमेंट है वो नीचे के साइड क्या होंगे, एक ट्रायंगल शेप बनाएंगे। अगर आप देख भी पा रहे हैं बेटा तो यहाँ पे 2 3 3 को मिला के ये सारा एक मेरा ट्रायंगल शेप बन रहा है। तो ये ध्यान से देखो बेटा, आपका एक ट्रायंगुलर शेप बन रहा है। तो सिंपल है, जब आई जे से छोटा हो, आई जे से छोटा कब होता है, जैसे मैं इसी मैट्रिक्स की बात करूं तो ये है A11, ये है A12, A13। तो यहां पर बेटा आई जो है जे से छोटा है, यहां पर भी बच्चे आई जे से छोटा है। अब बच्चे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर क्या बात बोली हुई है, ऑल एलिमेंट अबव द मेन डायगोनल आर जीरो, जितने भी बेटा डायगोनल है, जो भी हमारे क्या कहते हैं मेन डायगोनल है, ठीक है ना, वो उसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो। ठीक है, ये इसकी पहचान भी कह सकते हो। इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है,
अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन, यानी कि ऑर्डर बराबर होगा, दैट्स व्हाई वी यूज एन क्रॉस एन, यानी कि अलग अलग मेरे पास ऑर्डर नहीं होगा 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 4, ऐसा नहीं है। अ स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर इफ ए आई आई इज इक्वल टू 0, यानी कि बेटा अगर मेरे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, अगर मेरे या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल 0 हो जाए तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर नॉर्मल ट्रायंगुलर है तो डायगोनल की वैल्यू है, अगर नॉर्मल ट्रायंगुलर नहीं है तो हमारे पास डायगोनल की वैल्यू जो है, अगर हम स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर बोल रहे हो तो डायगोनल भी क्या है 0। अपर का मतलब है जो एलिमेंट्स है वो ऊपर की साइड ट्रायंगल बना रहे होंगे, लोअर का मतलब है नीचे की साइड ट्रायंगल बना रहे होंगे। डेफिनेशन वाइज बेटा क्या है, जब i ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास तब 0 होगा अपर ट्रायंगुलर में, लोअर ट्रायंगुलर में जब i j से छोटा होगा तो हमारे पास क्या होगा 0 होगा। बस बेटा ये सारे के सारे टाइप ऑफ मैट्रिक्स थे जो आप अंदर पढ़ोगे। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, चलिए आइए उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलें बेटा, पहला क्वेश्चन देखें। देखो, इफ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, बेटा 8 एलिमेंट तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, आप अटेम्प्ट करिए, मैं दिखाता हूं। बेटा मैं एक ऐसी मैट्रिक्स बना सकता हूं जिसमें 8 रो और 1 कॉलम हो, तब भी नंबर ऑफ एलिमेंट 8 ही आएगा। मैं एक ऐसी मैट्रिक्स बना सकता हूं जिसके अंदर 4 रो 2 कॉलम हो, तब भी यही आएगा। इसके अलावा मैं और नीचे नहीं जा सकता बेटा, इन नंबर्स को रिड्यूस करना होता है, मैं नहीं जा सकता नीचे। तो बेटा बाकी इसके उल्टे, 1 रो 8 कॉलम, 2 रो 4 कॉलम, तो मैं कितने पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स बना सकता हूं, मैं यहां पे 4 पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स बना सकता हूं। आगे बात करते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, मैंने कि 4 बेटा। अगर 5 एलिमेंट हो तो क्या होगा, बेटा 5 एलिमेंट में पहली मैट्रिक्स जो मैं बना सकता हूं वो है बेटा 5 क्रॉस 1 की, यानी कि 5 रो और 1 कॉलम। अब बेटा क्या 5 के बाद कोई और नीचे जा सकते हैं कि 4 इंटू समथिंग, 3 इंटू समथिंग, 2 इंटू समथिंग, कहीं से भी बेटा मेरे को 5 एलिमेंट नहीं मिलेंगे। 5 एलिमेंट के ऊपर 5 क्रॉस 1 ही बेटा एक रिजल्ट दे रहा है, या फिर बेटा 1 क्रॉस 5 जो मेरे को एक रिजल्ट दे रहा है, यानी कि 5 रो 1 कॉलम लो या 1 रो 5 कॉलम लो, तभी आपके बेटा 5 एलिमेंट आ सकते हैं। इसको बेटा 2 या 3 रो या कॉलम में नहीं ब्रेक किया जा सकता। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि मेरे पास एक ए है जिसके एलिमेंट को ए आई जे से डिनोट करा है, बी है जिसके एलिमेंट को बी आई जे से डिनोट करा है। ए का बेटा एक स्ट्रक्चर दे रखा है, बी का स्ट्रक्चर दे रखा है, कह रहा है कि फाइंड करो। तो A22 क्या होगा, तो बेटा देखो A22 का मतलब सेकंड रो में सेकंड कॉलम पर, सेकंड रो सेकंड कॉलम पे बेटा मेरे पास 4 है। B21 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पे मेरे पास क्या है -3 है। तो A22 B21 मेरे पास एक रिजल्ट आया। सिमिलरली बेटा आप इसको प्रोसीड कर सकते हो, आपके पास जो भी आएगा, अच्छा इन दोनों को प्लस करना है तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो यहां से भी आप बेटा अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलते हैं बेटा, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स जिसके जो एलिमेंट हैं वो कुछ ऐसे शो होते हैं। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का मतलब है बेटा इसके अंदर 2 रो 2 कॉलम आएगी। तो पहले एक रफ मैट्रिक्स बना ले, एक रो एक कॉलम, एक रो दो कॉलम, ये वाला जो एलिमेंट है सेकंड रो 1 कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि 4 एलिमेंट आएंगे, इन चारों एलिमेंट के रेस्पेक्टिवली एड्रेस डाल दिए। अब कह रहा है कि जो ए आई जे में A11 जो आएगा I-21, इसकी पावर हो गई 2 अपॉन में हुआ 2, तो यानी कि 1 में से 2 गया -1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 2। A12 हो जाएगा बेटा आपका 1 माइनस में 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 1 में से 3 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 2। A121 की वैल्यू हो गई 2 में से 2 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो बेटा ये हुआ 0। एंड A22 की वैल्यू हो गई बेटा आपकी 2 माइनस में 2 इंटू में 2, रिजल्ट आया बेटा आपका 4 माइनस 2 का स्क्वायर 2 - 2, यानी कि बेटा मेरे पास हो गया 2 में से गया 4 का स्क्वायर, 2 2 जो 4, 4 में 2 -2 का स्क्वायर 4 2, तो रिजल्ट आया 2। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बनी बच्चे वो हुई 1/2, 9/2, 0 एंड 2।
एंड 2। ये बेटा मेरे पास आंसर आया। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन के ऊपर। इस बार भी कहता है बच्चे आप एक मैसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करें जिसके अंदर ये 2y माइनस 3j, लेकिन आगे मॉड्यूलस लगा हुआ है। तो अगर आपका नंबर नेगेटिव आएगा तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उसको पॉजिटिव दिखाना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था इसलिए मैंने ले लिया, बट क्वेश्चन आज इजी है तो मैं इसलिए आपको एज अ होमवर्क देता हूं। आप इसको खुद ट्राई करना क्वेश्चन को। आगे बढ़ता हूं बेटा। इसमें कहता है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ 10 क्रॉस 10। यानी कि बेटा ध्यान से देखो, अपर ट्रायंगुलर है, जैसे मैंने 2 क्रॉस 2 की बनाई, यहां पे 1 2 लिखा, यहां पे सपोज करो 3, यहां पे 0, यहां पे बेटा आया, यहां पे मैंने 1 2 3 लिखा, यहां पे लिख दिया 4 5 6, यहां पे हुआ 0 0 0। अब बेटा यहां पे मैंने लिखा 1 2 3 4, यहां पे 0, यहां पे 0 0, यहां पे 0 0, ये थोड़ा इधर हो गया, 4 6 2 1 3 4 5। तो ये मैंने कुछ है ना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाई। अब कह रहा है इसका ऑर्डर है बेटा 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है बेटा 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 4। अब ये कहता है कि अगर मैं हम ऐसे ही 10 क्रॉस 10 का बनाऊं तो मेरे लिए इतना बड़ा पॉसिबल नहीं है। और वहां पे कहता है कि नंबर ऑफ जीरो इन अपर ट्रायंगुलर, कितने नंबर ऑफ जीरो मिनिमम होंगे ही होंगे। मिनिमम क्यों बोला है कि बेटा हो सकता है ट्रायंगुलर के ऊपर वाले किसी नंबर पे जीरो हो जाए, मिनिमम कितने हैं उसकी बात करते हैं। अब बेटा 10 क्रॉस 10 को बना के निकालना तो पॉसिबल नहीं है। मैं तो यही बोलूंगा हम कोई तरीका या आइडेंटिफाई करते हैं। ध्यान से देखना बच्चे, मैं इतने की लेके चलता हूं। देखो जो मेरी पहली रो होती है उसमें मेरे कोई भी जीरो नहीं आता, यानी कि रो 1 की बात करूं तो जीरो नहीं आता। रो 2 की बात करूं तो उसके अंदर एक जीरो होता है। रो 3 की बात करूं तो उसके अंदर बेटा आपके दो जीरो होते हैं। रो 4 की बात करूं 1 2 3 4 की बात करूं तो 3 जीरो होते हैं बेटा। अगर आप इस पैटर्न को पहचान गए तो तो आपके पास बेटा रो 5 आएगी। रो 5 के अंदर कितने होंगे? रो 5, रो 6, रो 7, रो 8, रो 9 एंड रो 10। तो बेटा 0 1 2 3, तो इसके अंदर 4 5 6 7 8 एंड 9। तो बेटा मैं अगर इनको ऐड करूं तो 9 9 और 8 17, 1 3 2 5 6 6 4 10 5 15 6 21 7 28, 28 और 8 36 और 9 45। तो बेटा मिनिमम नंबर जो है आपके 45। ये मिनिमम जीरोस तो होंगे ही होंगे। यानी कि बेटा जब आप 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स को बनाओगे जो कि अपर ट्रायंगुलर होंगी तो लोअर ट्रायंगुलर साइड कम से कम आपको 45 जीरोस तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इस ये मिनिमम क्यों बेटा? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हो सकता है बेटा कि ऊपर कोई एलिमेंट हो वो भी जीरो हो जाए। तो बेटा मिनिमम इतने, मैक्सिमम कितने हैं बेटा? 100 के 100 जीरो हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बेटा इस क्वेश्चन में मेरा आंसर 45 है। तो बेटा इस वाले लेक्चर में इतना ही, जहां पे मैंने मैट्रिक्सों के बारे में इंट्रोडक्शन करा, मैट्रिक्स के बारे में बताया। बहुत ही जल्द बेटा मैट्रिक्स ऑपरेशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बेटा टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।